ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका के भी नागरिकों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाई। पत्रकारों को एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल माइंडसेट में सोचने की तरफ ग्रूम किया जाता है, जो यंगस्टर्स होते हैं। जो आप अगर समय रहते पाकिस्तान ने मदरसे बंद कर दिए होते तो स्कूल बंद करने की नौबत ना आती। बिल्कुल 40,000 मदरसे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जिया उल हक के ज़माने में ये तय किया गया कि जो ज़कात का पैसा है उसको चैनलाइज करके मदरसों को दिया जाए। 14 साल के बच्चे ने मुझे बोला, बड़े होकर क्या बनना है? हमें तो अकीरत की तैयारी करनी। आप सोचिए जहर की इंटेंसिटी। सोचिए एक ऐसी कंट्री जिसका कुल जो रक्षा बजट है वो मात्र $10 बिलियन, वो $15 मिलियन खर्च कर रहा है केवल प्रोपेगेंडा में। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। सवेरे जब हम लोगों ने अपने मोबाइल ऑन किए तो सोशल मीडिया साइट्स पे पाकिस्तान की फीड की भरमार थी, स्ट्राइक हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल वो इस पैसे से। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऑनरेबल मेंबर प्रियांक कनुंगू जी। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं आप सर? मैं बढ़िया हूँ। आज के जो हालात चल रहे हैं इस समय, काफ़ी आप हम देख ही रहे हैं, पहलगाम में जब अटैक हुआ उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इस समय जंग का माहौल है, तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों के बीच में जो एक लेफ़्ट विंग का एक नैरेटिव चल रहा है, से नो टू वॉर, डी एस्केलेट, तो क्या ये सही है किसी तरह से? और ये क्या टूल किट गैंग के एक मेंबर्स हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में व्हाट्सएप मैसेजेस को ट्विटर पे डाला जाता है, उससे ये साफ समझ में आता है कि हैंडलर तो कोई और है। रही बात युद्ध की, अहिंसा की, भारत की परंपरा की, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बार बार ये बात बोलते हैं कि भारत बुद्ध का देश है। हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध ने युद्ध के बारे में क्या कहा। उन्होंने बड़ा साफ साफ ये कहा कि न्याय और सत्य के लिए यदि युद्ध है, यदि दंडाधिकारी अन्याय करने वाले को दंड देने के लिए प्रतिहिंसा कर रहा है तो वो हिंसा का उत्तरदायी नहीं है। यहाँ मामला एकदम साफ है। पाकिस्तान से जो स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है, भारत की जनता उस हिंसा की विक्टिम है। अब भारत की धरती पे अगर आतंकवादी होता है, पकड़ाता है, तो जो भारत की न्यायिक प्रक्रिया है, जैसे अजमल कसाब जिंदा पकड़ाया, भारत एक जस्ट सोसाइटी है और हमने अजमल कसाब को वो पूरे अवसर दिए जो भारत का कानून उसको देता है। हमने उसको सरकारी वकील दिया, एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत उस पर मुकदमा चलाया गया और तब जाकर के उसको सज़ा मिली जिसका वो हकदार था। हम बारबरिक कंट्री नहीं हैं, हम गैर संवैधानिक मुल्क नहीं हैं, हम युद्ध को भड़काने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन हंसी आती है उन लोगों पर जब भारत के नागरिक मारे जाते हैं, तब वो सरकार से, प्रधानमंत्री से सवाल करके कहते हैं कि आप इनकी मौत का बदला लीजिए। जब भारत की सेना उन मौतों का बदला लेने के लिए एक न्यायपूर्ण कार्रवाई करती है और केवल आतंकवाद के ठिकानों पर ही हमला करती है, मैं ये बात आपको जोर दे के बोल रहा हूँ कि भारत के पूरे अटैक्स केवल आतंकवादी ठिकानों पर हुए हैं। हमने किसी सिविलियन एरिया में कोई भी अटैक नहीं किया। एक भी एमुनेशन हमारा किसी सिविलियन इलाके में नहीं चला। इनफैक्ट किसी सैन्य अड्डे को भी हमने नहीं छेड़ा। उसके बाद पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के प्रति सिंपैथी रखने वाले लोग भारत में हमेशा से, नहीं तो पाकिस्तान बनते ही नहीं। तो वो जो सिंपैथाइजर्स हैं वो जब पाकिस्तान पिटने लगता है तब उसके बचाव के लिए डी एस्केलेशन की, वॉर रोकने की बात। अभी तो वॉर तो हमने डिक्लेयर भी नहीं की भाई। हमको सरकार ने जो बताया है उस पर विश्वास करना चाहिए। सरकार ने बताया कि हमारे यहाँ आके आपने लोगों को मार दिया।
जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा वो लोग पाकिस्तान में छुपे हुए थे, और उनमें तो वो लोग भी थे जिन्होंने 9/11 के बाद एक पत्रकार की हत्या की थी, जो अमेरिकन पत्रकार थे, वो लोग भी थे, जिसको 7 साल मुकदमा चला के बाइज्जत बरी किया था पाकिस्तानी कोर्ट ने। रऊफ नाम था उसका, उसको भी हमने मारा। तो हमने ना केवल भारत के नागरिकों को न्याय दिलाने का काम किया, ऑपरेशन सिंदूर ने अमेरिका के भी नागरिकों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाई, जो पिछले 25 साल से न्याय की बाट जो हो रही थी। तो ये तो युद्ध की या डी एस्केलेशन की बात ही नहीं है, ये तो न्याय और अन्याय के बीच की बात है। अन्याय हुआ, जस्टिस देना जरूरी था, वो भारत की जमीन पर नहीं थे, तो जिस जमीन पर थे वहीं जाके मारा जाएगा, तो सिंपल। बिल्कुल, इसमें IC 814 के जो मुजरिम थे उनको भी मारा है। डेफिनेटली पिछले 25 साल का जो है, वही। जो अपराधी 25 साल से भारत की कानून की पहुंच से दूर पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री शेल्टर लेके रह रहे थे, उनको मारा। और इसका परिणाम आप देखिए, कल जब फ्यूनरल हुआ रऊफ का, तो उसमें पाकिस्तान मिलिट्री के बड़े बड़े अफसरान थे, पाकिस्तान का झंडा लगाया था। आप सोचिए जरा, आतंकवादियों को दफन करने के लिए अगर एक मुल्क अपना झंडा दे रहा है, और उसकी सिंपैथी में हमारे यहाँ के लोग जो है सोशल मीडिया पे बवाल कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने परसों कहना ये शुरू किया कि सिविलियंस ना मारे जाएं। अरे सिविलियन हमने मारे ही नहीं भाई, बिल्कुल आतंकवादियों को मारा जा रहा है। एक्चुअली होता ये है कि ये वही लोग हैं जिनको ओसामा में ओसामा जी दिखता है, ये वही लोग हैं जिनको हाफिज सईद में मौलाना हाफिज सईद साहब दिखते हैं। अरे आतंकवादी है तो खुल के बोलिए कि वो आतंकवादी है, उसको रिलीजियस चश्मे से देखकर मौलवी मौलाना समझ के डरिए मत उससे। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, भारत के ऊपर जो आक्रमण करेगा उसको भारत रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा, और उसमें जो भारत की सेना के साथ नहीं खड़ा वो गद्दार है। बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि ये पीठ पीछे कर रहे हैं, तो खुलेआम बोलते हैं, अपने स्पीचेस के दौरान बोलते हैं कि हमने इंडिया के साथ ऐसा किया है। बिल्कुल, उसके बावजूद भारत में रहने वाले लोग इनका समर्थन कैसे कर रहे हैं? देखिए, नमक हराम होना तो आदमी की व्यक्तिगत चॉइस होती है। अब वतन का नमक खा के अगर नमक हलाली नहीं आ रही है तो खून की गड़बड़ी है, इसके अलावा तो कुछ कहना बेकार है। सर, इसमें कश्मीर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई सारे इंटरनेशनल मीडिया कश्मीर को आज दिन तक इंडिया एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहते हैं या फिर इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता? बिल्कुल लिया जाता है, ये बड़े कोऑर्डिनेटेड वे में किया जाता है, और इसमें जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो लोग इनसे फंडेड हैं, इनसे बेनिफिटेड। होता यह है कि जैसे एक अरुंधति राय नाम की औरत है, उसने दिल्ली में बाकायदा कहा कि कश्मीर इज़ नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, उसको सम्मानित किया गया, विदेश में किताब विताब उसकी छपती हैं। बिल्कुल। अब आप ये समझिए कि वो महिला फाउंडर है एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल। दुनिया भर के लेफ्टिस्ट समूहों ने मिलकर 2020 में एक नया आउटफिट तैयार किया है, उसका नाम है प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल, PI। मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ इवेंट्स की। पहलगाम हुआ, भारत सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, उस बैठक में सभी लोगों ने बोला कि हम सब साथ हैं, भारत सरकार के हर निर्णय के साथ हैं, आप जो कदम उठाएंगे हम आपके साथ चलेंगे। एक कंसेंसस बनी देश में कि पूरा देश एक है, दुनिया हमको देख रही भाई, जब दुनिया देख रही है तो हमको देश की संप्रभुता को बचाए रखने के लिए एकता का प्रदर्शन करना होगा, ये देश की डिमांड है। लोगों ने अगर वोट दे के सांसद चुने हैं तो उन सांसदों का काम है देश की संप्रभुता की रक्षा करना, और उन सभी राजनीतिक दलों ने एक राय होकर कहा कि भाई हम सरकार के इस निर्णय के साथ हैं कि पहलगाम के आतंकियों को सबक सिखाया जाए। अब ये प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के लोग जाकर के मिलते हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन से। क्रोनोलॉजी में ये आता है, इसके बाद पहले पहलगाम, फिर ऑल पार्टी मीटिंग में समर्थन, फिर PI के लोग जाके मिले,
और उसके बाद जो है हमारे एलओपी चिट्ठी लिखते हैं कि भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाइए। तो ये जो आपके निर्णय, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आपके निर्णय, लोगों के प्रतिनिधि के रूप में आपके निर्णय, विदेशी मदद से चलने वाले लोगों से प्रभावित होने लगते हैं, वहां गड़बड़ होती है। बिल्कुल। एक सांसद संसद में वो बात कहेंगे जो उनके क्षेत्र की जनता की इच्छा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्षेत्र की जनता इस समय पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद को सबक सिखाने के अलावा किसी प्रकार का पॉलिटिकल तमाशा भारत में चाहती है। लेकिन चूंकि ये विदेशी फंडेड लोग आके मिलते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में ये सब काम होता है। एमपी का काम क्या है? अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में करना। वो नहीं करेंगे, बाकी दुनिया तमाम की बात करती है। ये प्रॉब्लम। सर, अपनी क्षेत्र की जनता क्या चाहती है वो तो तब पता चलेगा ना जब वो अपने क्षेत्र में जाएंगे। हाँ, ये भी एक बात है। ये भी एक बात है कि अपने क्षेत्र में जाकर अगर लोगों से बात करेंगे तो आइडियली एक स्वस्थ लोकतंत्र में पार्लियामेंटेरियन का काम यही होता है कि अपने लोगों की, अपने को चुनने वाले लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को जानकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में रखना, सरकार को उससे अवगत कराना और अपने लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, उनके अधिकारों की चिंता करने वाले निर्णय करवाना। बिल्कुल सर, इसी के साथ जो इस समय जब पहलगाम का अटैक हुआ था उसके बाद सरकार ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर अंदर जितने भी पाकिस्तानी नेशनल है वो यहाँ से निकल जाएं, पाकिस्तान अपने घर जाएं। उसके बाद हमने देखा कितना बड़ा जमावड़ा निकला, कई सारी महिलाएं निकली, एक बंगाल से भी निकली कि 20 महिलाएं थे, उनके 100 बच्चे थे। और इस तरह से एक बहुत ही बड़ा रैकेट पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इंडिया के नहीं रहने वाले हैं, वीज़ा से आए थे, वीज़ा एक्सपायर हो गया, फिर भी यहीं पे रह गए। तो क्या यहाँ पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की गलती नहीं है? क्या सरकार की गलती नहीं है कि उन्होंने देखा ही नहीं? देखिए, किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई विदेशी नागरिक किसी स्टेट में आता है तो उसकी सूचना पाकिस्तान के नागरिक के मामले में विशेष रूप से स्टेट को होती है। अब स्टेट को ये काम, लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है। स्टेट अगर कहीं मदद मांगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स की भूल है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस भूल में सुधार निश्चित रूप से होगा। तो अभी क्या आपको लगता है कि कितने लोग होंगे भारत के अंदर जो इस भारत के हैं ही नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात बता सकता हूं, मैं संख्या तो नहीं बता सकता, वाक्य बता सकता हूं। मैं वाक्य बता सकता हूं। ये 2020 की बात है। हमको ये खबर मिली कि देश में जगह जगह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं 19 और 20 के दरमियान की बात है, उसमें बच्चों को लाया जा रहा है। और उस वक्त में चाइल्ड कमीशन का चेयरपर्सन हुआ करता था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि बच्चों का दुरुपयोग ना हो। हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि जो बच्चे लाए जा रहे हैं वो ऑर्फनेजेस से लाए जा रहे हैं, वो ऑर्फन बच्चे। हमको किसी चिल्ड्रन होम का नाम पता चला था जो एक बड़ा एनजीओ था जिसके पास फंडिंग जो है हज़ारों करोड़ में आती थी। एक बड़ा नेटवर्क था एनजीओस का, और उसके जो कर्ता धर्ता था वो हर्षमंदर नाम का एक आदमी था जो यूपीए के समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का सदस्य था जी। हमने वहां जाके इंस्पेक्शन किया। अब जो आप बात बोल रही हैं ना, लोग चिल्लाने लगते हैं कि डीएस्केलेट करो। मैं 11 बजे गया इंस्पेक्शन करने, मैं 3 बजे इंस्पेक्शन करके वापस आता हूँ। कुतुब मीनार पे चिल्ड्रन होम 3:30 पौने 4 बजे तो वो खबर जो है ऐसे ही एक पोर्टल में छप गई। जो नेशनल कमीशन के चेयरपर्सन ने जाके विच हंट किया है। अरे भाई, काहे विच हंट किया है? बच्चे थे, बच्चों से बात करके आए हैं। मैं किसी दिन आपको बच्चों का स्टेटमेंट जो है वो सुनाऊंगा। बच्चों ने हमको बोला 13-14 साल के बच्चों ने कि
पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी है। ये मोदी जी हर वक्त पाकिस्तान से झगड़े की बात करते हैं, ये गलत है। पड़ोसी तो दोस्त है। 13-14 साल के बच्चे के दिमाग में ये बात बिठा दी और प्रधानमंत्री जी के प्रति उसके दिल में नफरत भर दी। हमारे कंप्लेनेंट ने हमको ये बताया कि जो बच्चे भी यहाँ लाए जाते हैं वो बच्चे अवैध घुसपैठियों के बच्चे हैं। अच्छा। तभी तो हम गए थे। हमारी इंक्वायरी हुई, FIRs हुई, वो चिल्ड्रन होम बंद हो गया। अच्छा। चिल्ड्रन होम बंद हो गया, लेकिन वहाँ ये पता चला कि इस तरीके की 53 चिल्ड्रन होम्स थे देश में। और एक चिल्ड्रन होम में कितने बच्चे होंगे? कहीं 50, कहीं 100। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट से फंड ले रहे थे। उस वक्त दिल्ली में जो सरकार थी वो उनको फंड करती थी। अच्छा। दिल्ली की सरकार ने स्कूल की बिल्डिंग दे रखी थी चलाने के लिए, और यही नहीं, वो विदेशों से भी फंड ले रहे थे। कनाडा की एम्बेसी ने एक NGO बनाया। अब कनाडा की एम्बेसी यहाँ पे कोई NGO बना नहीं सकती, बना दिया, और उसको कनाडा से फंडिंग आ रही थी और वो फंडिंग यहाँ जा रही थी। तो खालिस्तान सिंपैथाइजर्स, पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स, टेररिज्म सिंपैथाइजर्स, इन सबको पैसा रूट करने का अगर कोई एक मॉडल बना तो उसमें बच्चों का इस्तेमाल किया गया। 10,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इन 53 चिल्ड्रन होम्स में थे। पटना में 16-17 साल की बच्ची 10th का एग्ज़ाम दे रही थी। मैंने इंस्पेक्शन के दौरान उसकी नोटबुक पढ़ी। उसकी नोटबुक में लिखा था कि CAA आ गया है, NRC आने वाला है, मेरे पास 21 तरीके के दस्तावेज नहीं है तो मेरी नागरिकता तो चली जाएगी। इसलिए मुझे ये नहीं पता कि मैं 10वीं के एग्ज़ाम दे पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि नागरिकता के बिना तो मुझे रोल नंबर नहीं मिलेगा। आप जहर का इंटेंसिटी देखिए बच्चे के दिमाग में भरा गया है, और इसलिए मुझे गांधी मैदान के प्रोटेस्ट में जाना चाहिए। वो बच्ची हिंदू दलित थी, मुस्लिम भी नहीं थी। अरे बाप रे। तो ये जहर की तीव्रता और जहर की मात्रा है जो बच्चों के दिमाग में भरी जा रही थी, और ये एक थ्रेट था जो 2020-21 में पकड़ा है। इसका दूसरा सिरा तो कभी मिलेगा। मैं भी ये सोच के 4 साल से 5 साल से तलाश में था कि दूसरा सिरा किसी दिन तो मिलेगा। दूसरा सिरा मिला मुझे दिसंबर 2024, जनवरी 2025, मतलब ये बात होगी 29-30 दिसंबर की, लाल किले पे। जब एकदम तीव्र ठंड थी दिल्ली में, उस समय शेल्टर्स का जायजा लेने के लिए मैं गया। तब तक मैं NHRC में आ गया हूँ। तो ये विधाता तय करता है, जो काम आपके हाथ आना होता है वो ऐसे आता है। तो हम नाइट शेल्टर्स का जायजा लेने लाल किले के आसपास जो है वहाँ पे निरीक्षण कर रहे थे। एक आदमी मिला, करीब उसकी आयु होगी 55 से 60 के बीच में, 55-54 साल होगी। उसका सबसे छोटे बच्चे की उम्र 3.5-4 साल थी। अच्छा। सबसे बड़े बच्चे की उम्र 20 साल के आसपास थी। कुल कितने बच्चे? कुल उसके 7 या 8 बच्चे थे। मैंने उसको पूछा कि इतने बच्चे क्यों पैदा करते हो, तो मुझे जवाब देता है कि इसी ज़मीन में हमको दफन होना है। तो ज़मीन को खा क्यों रहे हो? ज़मीन को बचने तो दफन होने के लिए। लेकिन उसने मुझसे बड़े खुल के कहा। उसका वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। उसने बड़े खुल के कहा कि वो लोग बांग्लादेश से आए हैं। अच्छा। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जो NAC के ज़माने में हर्षमंदर के नेतृत्व में बनाया गया था, उसके शेल्टर में उनको रखा गया। उसके 2 बच्चे
उधर चिल्ड्रन होम में थे जो हमने बंद करवाया, ये उसने ही बताया। उसने ये भी बताया कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हर्ष मंदर ने बनवाए। उसने ये भी बताया कि वो अपने वोटिंग राइट्स का भारत में इस्तेमाल कर रहा है। उसने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा देना चाहिए क्योंकि वो हमारे अपनों में से नहीं है। एक बांग्लादेश का इलीगल घुसपैठिया भारत आके ये कहेगा कि मोदी जी उसके अपनों में से नहीं है, उनको हटा दो, तो आप इस चीज़ की गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं बिल्कुल। कि इनके हौसले कितने बढ़े हुए हैं, इनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं। इनको आज की तारीख तक पता है कि उनको ऑपोजिशन वाले बचा ही लेंगे किसी ना किसी तरह से। एनआरसी सीए आने नहीं देंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देंगे ठीक से। वो बचकर अपने जगह पर रहकर वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके मोदी जी को हटाने में कामयाब रहेंगे, उनका ये कहना है। गजवाए हिंद का जो मंसूबा है वो मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने से चल रहा है। कासिम से लेके आज तक तो हुआ नहीं तो होना नहीं है, लेकिन सपने हैं। हौसला है उनमें, उनके मंसूबे हैं, क्योंकि उनको बैकिंग है। बिल्कुल। ये बैकिंग खत्म हो गई। सर, इसके अलावा जो आपने हर्ष मंदर के बारे में बताया, तो क्या आज की स्थिति में, आज के समय में, क्या उनके पास कोई पावर है कि वो इस तरह का काम दोबारा से कर सकते हैं या दोबारा से कर रहे हों? देखिए, ये लोग जॉर्ज सोरोस से सीधे सीधे फंडेड लोग हैं। बिल्कुल। इनका एक नेक्सस है, विदेशी पैसा लेके आते हैं और इस तरीके की देश विरोधी बातें करते हैं, बड़े कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। एनजीओस के थ्रू काम करना इनका मॉडस ऑपरेंडाई है। मैंने ऐसे मामले देखे हैं अपने काम के दौरान, अपने अध्ययन के दौरान, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने अपने वित्त मंत्री रहते हुए अनेक सारे एनजीओस भारत में एस्टेब्लिश किए थे। अच्छा। अगर आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को समझना है तो उनके वित्त मंत्री का कार्यकाल जरूर समझिए। जब वो वित्त मंत्री थे तब उन्होंने दिल्ली के अंदर कई सारे एनजीओ एस्टेब्लिश किए। और जैसे भारत में जो सरकार चलाने का, तंत्र चलाने का तरीका है, भारत में एक मजबूत इस्टेब्लिशमेंट है, एक सरकार है, सरकार की ब्यूरोक्रेट्स जो है पॉलिसी लिखते हैं, पॉलिसी संसद से अप्रूव होती है और राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है सिस्टम में। दुनिया के कई मुल्कों में पॉलिसी ड्राफ्टिंग का काम जो है वो थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जो आइडियोलॉजिकल पार्टी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस तरीके की कार्य पद्धति से प्रभावित थे और वो उसी कार्य पद्धति को भारत में लेकर आए। अब मैं एक ऐसे एनजीओ के बारे में जानता हूं जिसका स्थापना के समय नाम रखा गया नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया। अच्छा। और इसके स्थापना के कार्यक्रम में डॉक्टर सिंह खुद गए, ताकि ऐसा लगे कि गवर्नमेंट का है। क्या ये एक कारण था? ये बात 30 साल पुरानी है। अच्छा। तो 30 साल पहले की सोच कैसे मैं नहीं जानता, लेकिन ये किया गया। बिल्कुल। उसका नाम अचानक फिर कभी बाद में चेंज होकर नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया हो गया। ऑफ और फॉर में बदलाव कब हुआ इसका कोई दस्तावेज नहीं मिलता। ठीक है, ये करता क्या है? ये देश में 20-25 पत्रकारों को पिक करता है, उनको फेलोशिप देता है, मोटी फंडिंग दी जाती है और पत्रकारों को एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल माइंडसेट में सोचने की तरफ ग्रूम किया जाता है। जो यंगस्टर्स होते हैं, जो आपकी तरह अपने कैरियर के शुरू में होते हैं, उनको वहीं पिक करके ग्रूम इस तरीके से किया जाता है कि वो लेफ्ट लीनिंग सोचने लगे। ये काम इतने स्मार्टली किया जाता है कि जो करने वाला होता है उसको भी नहीं पता होता वो क्या कर रहा है। इससे पत्रकारों को भी समझ नहीं आता ये क्या हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन आप जो मॉडस ऑपरेंडाई देखेंगे उसमें समझ में आएगा कि हल्का सा सेंटर टू लेफ्ट टिल्ट होता है। ये आइडियोलॉजिकल काम वहाँ पे
इस तरीके से किया जाता है। और ऐसे एनजीओज़ को देश की बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ में इंटरवेंशन करने का, देश की बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ को प्रभावित करने का, इन्फ्लुएंस करने का, जैसे मणिशंकर अय्यर के एनजीओ के बारे में आप सबको पता होगा। तो ऐसे कई सारे एनजीओज़ बनाए गए, जैसे हर्ष मंदर तो खुल के कहता है कई सारे बिल उसने ड्राफ्ट कर दिए। तो उनमें से एक बिल था लक्षित हिंसा अधिनियम, आपने सुना है इसके बारे में कभी? नहीं। तो आप उस वक्त स्कूल कॉलेज में कभी पढ़ रही होगी। कौन साल की बात है? 2011-12 के दौर की बात स्कूल है। टाइम। उस वक्त एक लक्षित हिंसा अधिनियम बनाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि ये बिल था जो गिरा, जो पारित नहीं हुआ। अच्छा। उसमें यह कहा गया कि किसी इलाके में अगर कम्युनल राइट्स होते हैं तो जो बहुसंख्यक आबादी है उसको ही अपराधी माना जाएगा। हाँ, इसके बारे में मैंने सुना था। तो ये लक्षित हिंसा अधिनियम अच्छा। था। मतलब जैसे कि ताहिर हुसैन ने लोगों को मारा लेकिन जेल का बिल में चला जाता। तो ये इस तरीके का कानून था। एक 2006 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बहुत खतरनाक है। 2006 में आर्टिकल 15(5) में जब ये तय किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि निजी विश्वविद्यालयों में, निजी महाविद्यालयों में, निजी स्कूलों में बच्चों को जो दलित वर्ग के हैं उनको पढ़ने के लिए आरक्षण दिया जाए, सबने सहर्ष स्वीकार किया इस बात को, इसमें तो कोई किसी को आपत्ति थी नहीं। एक टेक्निकल ग्लिच उसमें डाल दिया गया, उसमें धीरे से ये लिख दिया गया कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बेनिफिट जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं वो इससे एग्जम्प्टेड रहेंगे। तो सारे जो मिशनरी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको रिजर्वेशन इम्पोज करने से एग्जम कर दिया गया। तो ये चालबाजियाँ, चालाकियाँ, शातिरपन, ये जो है ये बारीकी से डाला जाता है। अब ये लोग आज की तारीख में लोकतंत्र की जयकार है, तो एक चुनी हुई स्थापित सरकार भारत में है, तो ये सरकार की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये इस तरीके की हरकत करके भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपने अरुंधति रॉय के बारे में बात करी हाँ। थी। उसी में जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी, मैंने क्लैट के लिए किया है, सीवीटी के लिए किया है, और भी अगर इसके अलावा भी अगर यूपीएससी के लिए भी देखें हैं तो वहाँ पर इन जैसे लेफ्टिस्ट लोगों की आज भी चर्चा होती है। उनकी बुक्स के बारे में पूछा जाता है कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी, उन्होंने कौन सा आर्टिकल लिखा था, इन सारी बातों के ऊपर चर्चा होती है। तो क्या इनमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत नहीं है? किया जा रहा है। लबासना में, लबासना हाँ जी, मसूरी में जो बिल्कुल। आईएएस ऑफिसर तैयार करने की एकेडमी है, वहाँ ये लोग गेस्ट फैकल्टी की तरह जाते थे ये सारे, तो वहाँ से बंद हुआ। एनसीईआरटी की किताबें यही लिखते थे, वो बंद हुआ। देखिए, अब किताबें तैयार करना, लिखना एक प्रोसेस है। करेक्ट। 60-70 साल जो इन्होंने बर्बाद किया है उसको ठीक करने में, बनाने में जो समय प्रक्रिया में लगेगा वो लग रहा है, और देश की जनता बड़े पेशेंस के साथ उस समय का यूटिलाइजेशन भी कर रही हो, जो धीरे 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 परिवर्तन होते जा रहे हैं उसको स्वीकार भी कर रही है। जैसे मेरे काम के दौरान मैं आपको बताऊं कि माय कमीशन वाज लाइक एक्सटेंडेड ऑफिस फॉर मैनी एनजीओज। ये हमारे आने के पहले होता था, हमने वो सब बंद किया। तो फॉरेन फंडेड एनजीओज भारत में ये क्यों बताएंगे कि हमें क्या करना है, सवाल बिल्कुल। ये है। अब वो चीज़ें ठीक हो रही। अब ये जो आप, जहाँ से आपका सवाल शुरू हुआ था कि ये सॉलिडेरिटी विद पाकिस्तान या डीएस्केलेट द वॉर, से नो टू वॉर, पाकिस्तान ने, आपने अपने दर्शकों को डेफिनेटली बताया ही होगा, आईएसपीआर के बारे में तो आपने बताया होगा जी। उसके बारे में प्लीज़ बताइए। आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें अगर हमारे व्यूअर्स। पाकिस्तान ने 2 मेजर जनरल, मैं आजकल ये बात, मैं पिछले 7 दिन में ये बात चौथी बार बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं रोज़ ये बात बोल रहा हूँ लोगों से, और मैं खुद भी याद रखी हुई हूँ। जैसे ही मेरे सामने स्क्रीन पे सोशल मीडिया पे कुछ आता है, टीवी पे आता है, तो मुझे ध्यान करना चाहिए मुझे कि यार ये आईएसपीआर को $15 मिलियन खर्च करने को मिले। आईएसपीआर इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन नाम के पाकिस्तान की फ़ौज का एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसको 2 मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स लीड करती हैं। $15 मिलियन उसका
ये हमको अपुष्ट सूत्रों से पता चला है, जी। पाकिस्तान का तो पता नहीं चलेगा। जी। आप सोचिए एक ऐसी कंट्री जिसका कुल जो रक्षा बजट है वो मात्र $10 बिलियन है, वो $15 मिलियन खर्च कर रहा है केवल प्रोपेगेंडा पे। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, सवेरे जब हम लोगों ने अपने मोबाइल ऑन किए तो सोशल मीडिया साइट्स पे पाकिस्तान की फीड की भरमार थी, स्ट्राइक हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो इस पैसे से होती है। बहुत सारे पाकिस्तानी कलाकारों को, आर्टिस्ट को, सेलिब्रिटीज़ को ISPR फंड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। हो सकता है उनके दोस्त यार यहाँ हो, वो पत्रकारों को भी मैनेज कर रहा हो। ये सब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे हैं। लेकिन भारत का कोई पत्रकार लंदन में जाके बैठ जाए और फिर इस तरीके की बातें करे तो ये सब खतरनाक है। लेकिन देश की जनता को ये समझना होगा, और जनता समझ रही है, कि आपके पास 50 तरीके की चीज़ें जब सजी हुई थाली में रखी होती हैं तो जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए ठीक है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, आप उसका चुनाव करिए। तो इस तरीके का जो सड़ा गला खाना आ रहा है लगातार, उसको रिजेक्ट करने का ये समय है। और जो लोग समाज को दीमक की तरह खा रहे हैं उनकी पहचान भी होती जा रही है। ये भी अच्छा ही हो रहा है कि उनकी पहचान होती जा रही है। जी सर, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात की जा रही है, जिस तरह से भारत सरकार कई सारे अकाउंट्स को विदहेल्ड कर रही है, ट्विटर के हों, यूट्यूब के हों, कई सारे अकाउंट्स को हटा रही है, रिस्ट्रिक्ट करी है इंडिया में चलने से। इंडिया के ही अकाउंट्स हैं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के हैं। तो आपका उसके ऊपर क्या कहना है कि क्या सच में सरकार उनकी आवाज़ को दबा रही है या क्या और कारण हो सकता है? चाइना हमारा पड़ोसी है। बिल्कुल। चाइना में ट्विटर पे आप जाकर के ट्वीट कर सकते हैं। चाइना में आपका ट्विटर नहीं। अकाउंट दिखता है, नहीं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन नहीं है। बट वहाँ पे डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो वो लोग जो चाइना से पैसे लेके बात कर रहे हैं वो ये बात कैसे कर सकते हैं? एकदम। तो बिल्कुल। तो जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जो वाक स्वतंत्रता की बात है, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको बताऊं, सन 2001 से लेकर के 2025 आ गया। जिन लोगों ने मेरे प्रधानमंत्री जी को, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, अब्यूज करना शुरू किया, उनको गाली देना शुरू किया, वो आज भी गाली दे रहे हैं। 25 साल से अगर कोई आपको अनवरत गाली दे रहा है तो ये वाक स्वतंत्रता नहीं है तो क्या है? और कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए आपको? बिल्कुल। क्या किसी और मुल्क में ये संभव था? जो पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हुए आज खड़े हुए हैं, क्या वो पाकिस्तान में किसी नेता को लगातार 25 साल गाली बक सकते थे? बिल्कुल नहीं। अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, स्वस्थ हैं, जिंदा हैं, घूम रहे हैं, आज़ाद हैं, और कैसी वाक स्वतंत्रता चाहिए? बिल्कुल। वाणी की स्वतंत्रता का मतलब वाचालता की स्वतंत्रता नहीं होता। देश के खिलाफ आप बोलेंगे तो आपकी वाणी को रोका जाएगा। आप सरकार के खिलाफ कितना बोल रहे हैं, किसी ने नहीं रोका कभी। तो ये अंतर करने की जरूरत है। सरकार की आलोचना, सरकार के खिलाफ बोलना, मेरे प्रधानमंत्री के बारे में गाली गलौज करना, ये सब हमने सह लिया, ये सब हमारी सरकार ने सह लिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो क्या क्या नहीं सहा। उनकी चाय वाले की पहचान के कारण उनको गाली दी, उनने सही। उनको हत्यारा कह दिया, उनने सहा। उनको उनकी जाति की पहचान के कारण गालियां दी, उनने वो भी सह लिया। उनमें से कोई भी जेल में नहीं है, सारे फ्री घूम रहे हैं। बिल्कुल। यही फ्री स्पीच होती है। और यूट्यूब के ज़माने में, ट्विटर के ज़माने में, सिग्नल के ज़माने में, टेलीग्राम के ज़माने में अगर ये सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं देश में, तो उस देश में 100% वाणी की स्वतंत्रता है, इस पर यकीन करिए। बिल्कुल। सर, इसके अलावा उमर खालिद की भी बात होती है
कि वो कई सालों से जेल के अंदर है, उसका ट्रायल नहीं हो पा रहा है वगैरह वगैरह। ऑपोजिशन वाले, लेफ़्ट विंग वाले, कई सारे पत्रकार जिनकी आइडियोलॉजी ही लेफ़्ट है और वो कहते हैं कि हम सरकार के अपोज़ में क्योंकि हम न्यूट्रल हैं और देश का साथ दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उमर खालिद के साथ अन्याय हो रहा है या उसके साथ जो हो रहा है वो सही है, आपके पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से और देश के हित के हिसाब से? देखिए, जो भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है उस पर टिप्पणी करना एकदम गलत है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई आदमी खुद की बेल एप्लीकेशन को विड्रॉ करके कोर्ट से भाग जाए और फिर कहे कि मुझे जेल में बंद कर रखा है, तो ये तो मतलब जबरा मारे और रोने ना दे वाली बिल्कुल। बात है। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या हुआ क्या है एक्चुअल में, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरे को डिटेल्स नहीं हाँ। पता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ जो जी। मेरे को मीडिया रिपोर्ट से पता चला जी। कि उसकी बेल एप्लीकेशन को लेके जो लोग कोर्ट गए थे वहाँ उनके वकीलों ने ये तय किया कि हम विड्रॉ कर रहे हैं एप्लीकेशन, और बाहर आके बोल रहे हैं कि हमको बेल नहीं दे रहे। यार, तुम बेल मांग रहे नहीं हो, आके बोल रहे हो बेल नहीं दे रहे, ये तो कोई बात नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ सर मैं आपसे मदरसा के बारे में बात करूंगी कि क्योंकि आपको कई बार ऐसा कहा गया, आपके खिलाफ में ये कहा गया है कि आप मौलानाओं को परेशान करते हैं। तो ये क्या पूरा मामला है? क्या जब आप इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो आपकी एक कड़ी आवाज़ होती है जहाँ पर आप बच्चों के हित के बारे में बात करते हैं कि बच्चों को इस तरह से मत रखो, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैंने आज तक किसी भी धार्मिक व्यक्ति से बदतमीजी नहीं की, ना किसी पंडित से, ना किसी मौलवी से, ना किसी पादरी से। मैंने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की। मैं बदतमीजी मेरे स्वभाव में ही नहीं है। जी। एक नैरेटिव आपके खिलाफ में फैलाया जाता है कई बार। तो हाँ, तो वो तो ये सब फैलाते हैं। मेरे जो मेरे पीड़ित हैं, जिनके खिलाफ मैंने कभी ना कभी कोई ना कोई कार्रवाई अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के दौरान मेरे हाथ से हो गई, वो बदला लेते हैं, विंडिक्टिव है मेरे खिलाफ, इसलिए करते हैं। आप भी नाम जानती हो कौन कौन है, मैं भी नाम जानता हूँ कौन कौन है। लेकिन मेरा काम किसी से बदला लेना नहीं है। मेरा काम जो सरकार ने जिम्मेदारी दी है वो पूरा करना है, और मेरे काम का ये हिस्सा है कि पहले बाल अधिकारों का संरक्षण था, मानव अधिकारों का संरक्षण है। बाल अधिकार तो उसका इंटीग्रल पार्ट है। बिल्कुल। आज पाकिस्तान की हालत ऐसी क्यों है? मैंने कल परसों ट्वीट भी किया था, जब लाहौर में स्कूलों को बंद करने का नोटिफिकेशन निकला, अगर समय रहते पाकिस्तान ने मदरसे बंद कर दिए होते तो स्कूल बंद करने की नौबत ना आती। बिल्कुल। 40,000 मदरसे हैं पाकिस्तान में। तो अच्छा, भारत में भी कम नहीं है, पर आप आबादी के प्रोपोर्शन के हिसाब से देखें, भारत की 135-40 करोड़ की आबादी पे 1 करोड़ 10 लाख बच्चे मदरसों में हैं। पाकिस्तान में भी कोई कम नहीं है ये संख्या। 40,000 मदरसे होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। भारत में भी 15-20,000 25,000 मदरसे निकल आएंगे, कभी इनकी मैपिंग हुई नहीं। भारत और पाकिस्तान में दोनों में जो मदरसों को लेकर के मुख्य आइडियोलॉजी है वो देवबंदी है। जो एक देवबंदी परंपरा है जो दारुल उलूम देवबंद से शुरू हुई भारत के, वही पाकिस्तान में चलती है, वही अफ़गानिस्तान में चलती है। उसी को तालिबान फॉलो करता है, उसी को हक्कानिया नेटवर्क फॉलो करता है, और वही वो आइडियोलॉजी है जो थोड़ी सी टिल्ट होती है। मूल सिद्धांत वही है, एक चीज़ बदल जाती है केवल उसमें से। अगर आप इन डिटेल देखना चाहें तो वहाबी और देवबंदी 8 बिंदुओं पे सेम है, 1 बिंदु 2 बिंदु चेंज हो जाते हैं, माइन्यूट सा है, लेकिन ये उतना ही रेडिकलाइज्ड है। यही वो लोग हैं जिन्होंने पानीपत की लड़ाई के लिए 1761 में जो है चिट्ठी लिख करके अहमद शाह अब्दाली को बुलाया, दिल्ली को खून से रंगवाया, 1 लाख लोगों का कत्ल करवाया, केवल इसलिए क्योंकि एक ऐसी शासन प्रणाली स्थापित हो पाए जो इनकी लिखी हुई शरियाई तरीके से चले। वो इनकी लिखी हुई शरियाई तरीका जो है वो इन भारत में वलीउल्लाह देलवी ने ये काम किया था। वलीउल्लाह देलवी के जो पुरखे थे, उनके जो बाप थे, बाप के बाप थे, वो लोग शामिल थे औरंगज़ेब के ज़माने में फतवाए आलमगीरी लिखवाने में। ये फतवाए आलमगीरी जो है, इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए आप लोगों को।
9 वॉल्यूम का एक पूरा का पूरा जो है शासन प्रणाली करने का तरीका लिखा हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर अशराफ मुसलमान, मतलब ऊंची जात का मुसलमान, अगर कोई अपराध करता है तो समझाइश दे के छोड़ दो, लेकिन अगर पसमानदा मुसलमान या हिंदू कोई अपराध करता है तो ये हाथ काटने की सज़ा, गर्दन काटने की सज़ा, चौराहे पे कोड़े मारने की सज़ा, ये उनके लिए है। जिन लोगों ने कानून लिखा वो इससे एग्जम्प्टेड थे, और ये सज़ाएँ देने का काम, सज़ाएँ सुनाने का काम उलेमा करेंगे, आलिम करेंगे, तालिब करेंगे। मतलब मदरसा एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से देश के राजतंत्र के ऊपर कब्जा करना, यही वो सिस्टम है, यही वो सोच है, यही वो जिहाद है जिससे हम लड़ रहे हैं पिछले कई सौ सालों से। और जैसे भारत ने बुद्ध दी है, वैसे भारत ने देवबंद भी दी है। तो ये सोच वहाँ पे जिया उल हक के ज़माने में अत्यंत प्रभावी हुई। जिया उल हक ने क्या किया, जो ज़कात का पैसा है, भारत में ये सब इनफॉर्मल है, पाकिस्तान में जिया उल हक ने इसको फॉर्मलाइज कर दिया था। भारत में इनफॉर्मल कैसा है कि मौलवी मौलाना ये बताते हैं कि भाई ज़कात में 2-2.5% जो तुम्हारा देना है वो फलाने मदरसे को दो, फलानी मस्जिद को दो, और इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन उनको सिखाया जाता है कि मदरसों की कमाई चलती रहे। हमारे पास जो अनुपलब्ध और उपलब्ध सोर्सेज के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 3 जो मुख्य सोर्स हैं मदरसों की कमाई के, उसमें ज़कात, फितरा और कुर्बानी की खाल है। मैंने इस बारे में कई बार बात की है, उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिया उल हक के ज़माने में ये तय किया गया कि जो ज़कात का पैसा है उसको चैनलाइज करके मदरसों को दिया जाए। तभी आतंकवाद की फैक्ट्रियाँ बलवती हुई हैं, तभी आतंकवाद की फैक्ट्रियाँ चली हैं। अब ये 9 ठिकाने जो हमने मारे, वो तो इन द गाइस ऑफ मदरसे ही थे। तो आप पहले आतंकी ठिकाने के ऊपर मीनार बना के माइक का चुंगा लगा करके ये बता दोगे कि मस्जिद है। अरे वहाँ तो आतंकियों को आप ट्रेनिंग दे रहे हो। किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आतंकियों की ट्रेनिंग कैसे हो सकती है? वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है नहीं, आपने एक कवर दिया हुआ है। और जब हम उसको मिसाइल अटैक करके मारते हैं तब आप ये कहते हो कि भाई हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन तोड़ दिए। तो रिलीजियस बाउंड्रीज को तो आपने तोड़ा है, आपने डिस्गाइज लिया उसका, आपने आड़ ली। तो ये चीज़ें ठीक नहीं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि मदरसा सिस्टम रिलीजियस एजुकेशन दे, वहीं तक सीमित रहे, लेकिन बच्चों को 24 घंटे उनके दिमाग में जिहाद, अकीदत, मौत के बाद की ज़िंदगी, हूरों के से मिलने की तैयारी, शराब की नदियाँ बहेंगी, ये सिखाते हैं। मतलब ये बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से बोल देते हैं कि 14 साल के बच्चे ने मुझे बोला, कहा बड़े होकर क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, पुलिस, सेना। कहाँ जाओगे, क्या करोगे? बोला ये हमारे लिए नहीं है, हमें तो अकीदत की तैयारी करनी है। आप सोचिए जहर की इंटेंसिटी। 14 साल का बच्चा जब अकीदत की तैयारी करने निकलेगा तो आप उससे क्या अपेक्षा करेंगे? तो ये जो सोच है, ये सोच तब तक कायम रहेगी जब तक कि हम बच्चों को स्कूल लाके फॉर्मल एजुकेशन में नहीं पढ़ाते। अब आप पाकिस्तान का ये अंदाज़ लगा लीजिए कि सेकेंडरी एजुकेशन में जो पाकिस्तान का परसेंटेज है वो मात्र 25% है, भारत 50% के आसपास है। प्राइमरी एजुकेशन में भारत 95% है, पाकिस्तान अभी 70% के नीचे है। तो ये वो बड़े कारण हैं जिनके कारण पाकिस्तान की हालत ऐसी है। पाकिस्तान को फौज से गवर्न करने वाला एक देश बनाया गया, तो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा तैयार कर दिया गया कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल माइंडसेट से सोचने वाले वो लोग रहे। भाई आपने ये तय किया कि आपकी लिखी शरिया के अकॉर्डिंग, मैं उस शरिया की बात नहीं कर रहा जो रिलीजियसली एक पाक ग्रंथ है, मैं उस शरियाई तरीके की बात कर रहा हूँ जो इन्होंने फतवाए आलमगीरी में औरंगजेब के कहने से लिखा है, उसकी बात कर रहा हूँ। जो हज़रत मोहम्मद साहब के लिखे हुए, उनके बताए हुए रास्ते हैं,
उनमें कहीं अशराफ और पसमानदा का भेद नहीं है। उसने कहीं नहीं कहा कि नीची जात के मुसलमान को मारोगे और ऊंची जात के मुसलमान को नहीं मारोगे। ये इनका लिखा हुआ है, ये जो कठमुल्ले हैं ये इनका लिखा हुआ है। अब इनका शासन चलेगा कैसे? चलिए, आपने शासन करने वाले तैयार कर दिए, शासित होने वाले कहाँ से लाएंगे? तो शासित होने वाले बगावत ना कर दें, शासित होने वाले विद्रोह ना कर दें, शासित होने वाले सवाल ना पूछ लें, इसलिए उनको भी मदरसे में 8-10 साल रख के ट्रेन किया जाता है, शासक वर्ग को 15-20 साल रख के ट्रेन किया जाता है। ये अंतर है। और इस कारण देखिए, भारत और पाकिस्तान के आज़ादी के वक्त तो जीडीपी सेम थी। बिल्कुल। आज हमारी जीडीपी कहाँ है? आज हमारी जीडीपी जो है वो $4.25 ट्रिलियन की है। अगर आप परचेस पैरिटी को इसमें अगर मिला दें तो ये $17 ट्रिलियन के अराउंड बैठती है। और पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा हुआ है? पाकिस्तान जो है $350 बिलियन पे खड़ा हुआ है। तो अब साइज का अंतर देखिए, हमारा रक्षा बजट आज कितना है? भारत का रक्षा बजट 86 जो है वो बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान $10 बिलियन पे। साइजेबल डिफरेंस है। हम दुनिया में 5वें नंबर के मुल्क हैं डिफेंस पे खर्च करने वाले, पाकिस्तान 29 नंबर पे है। कैसे मुकाबला करेगा? लेकिन वहाँ की भोली भाली जनता के दिमाग में ये भर दिया है कि एक दिन जिहाद होगा और हम जीत जाएंगे, हमारी कौम लड़ाकों की कौम है। यार तुम औकात तो देखो भाई, 14.5 लाख की हमारी फौज है, तुम्हारे पास 6 लाख आदमी है फौज में लड़ने के लिए। फिर वही होगा, 3-4 दिन लड़ोगे, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, भीख मांगोगे। आज IMF से पैसे मांगने खड़े हुए हो, बाद में उन्होंने बोला कि ये तो हैक हो गया था अकाउंट, अब अकाउंट संभाल नहीं पा रहे, लड़ोगे भारत से। तो ये भाई, मैं किसी की गरीबी के कारण उसका मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा, मैं बड़ा सोशलिस्ट आदमी हूँ इस मामले में। लेकिन अब बात ये होती है ना कि आपके पड़ोसी ने आपकी देखा देखी घर बनाने की सोच ली या शादी करने की सोच ली। अब आपके पास पैसे हैं तो आप जो है शादी में रसमलाई भी खिलाओगे, गुलाब जामुन भी खिलाओगे, रसगुल्ले भी खिलाओगे। अब जिसकी औकात जो है वो एक मीठा खिलाने की है शादी में, वो 5 लोगों को निमंत्रित कर ले और फिर दुनिया के कर्जा लेके शादी में पकवान खिला दे लोगों को, तो उसकी तो मौत निश्चित है। तो ये हमसे लड़ना मरना तो एक अलग बात है, ये तो ब्याज में मरेगा, तो वो ब्याज कैसे चुकाएगा? अच्छा, मजे की बात ये है, नाम रख दिया है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट है ना पाकिस्तान, इस्लामिक मुल्क है। बताइए, ब्याज तो हराम है। अब पूरी दुनिया से ब्याज पे पैसा ले रहे हो और भारत से लड़ने की सोच रहे हो। अरे हराम के पैसे से अगर तुम लड़ोगे, ब्याज पे पैसा लिया, हराम का पैसा। किसी भी मौलवी से पूछ लीजिए, ये जो भारत में भी अरशद मदनी जितने हैं देवबंदियों के बड़े उलमा, इनसे पूछ लीजिए कि भाई ब्याज से पैसा लेना जायज़ है, कि मना कर देंगे जायज़ नहीं है। ब्याज से पैसा लोगे, ब्याज के पैसे से भारत से लड़ने की सोचोगे, तो तुम ब्याज के पैसे से जो गोलियां खरीद रहे हो, ब्याज के पैसे से जो एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो, ब्याज के पैसे से जो रडार सिस्टम खरीद रहे हो, ब्याज के पैसे से जो गोला बारूद खरीद रहे हो, वो हराम का है। हराम के पैसे से कोई चीज़ फलेगी नहीं तुमको, ये तो शरिया कह रही है। बिल्कुल। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसका ओरिजिन ही गलत है। अगर तुम इस्लामिक स्टेट होते तो एक शांत मुल्क होते, समझदार मुल्क होते। तुम तो ब्याज पे पलने वाले, मतलब गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये गलत बात है। कोई मुल्क अगर पूरा का पूरा गरीब हो तो उसके साथ सिंपैथी होनी चाहिए। और अगर आपका पड़ोसी गरीब है तो मैं आपको ये बात बता दूं जो कुरान शरीफ कहती है। कुरान शरीफ ये कहती है कि आप अगर खाना खाने बैठे हैं तो आपको पहले जाके पड़ोसी से पूछना चाहिए कि क्या उसके घर में खाना बना, उसने खाना खाया कि नहीं खाया। मुझे शर्म आती है सोच के कि मेरा पड़ोसी मुल्क भूखमंगा है, नंगा है और हम खाना खा रहे हैं, लेकिन उसने इतनी सहालियत नहीं है कि हम उससे हम पूछने जाएंगे खाने का, वो गोली मारेगा। तो उसको भूखा मरने के लिए प्रकृति ने छोड़ दिया। बिल्कुल सर, मैं मदरसा के ऊपर वापस से आऊँगी। अब मैंने कहीं आप ही का बयान सुना था कि जितने भी एलीट क्लास के लोग हैं वो कभी भी अपने बच्चों को मदरसा में नहीं भेजेंगे। तो क्या ये पूरा सिस्टम चल रहा है? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया, एक शासक और एक शासित।
शासक वर्ग के बच्चे अगर मदरसे में पढ़ जाएंगे तो शासित हो जाएंगे। जो शासक वर्ग है मुसलमानों का वो अशराफ है। जैसे पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल पंजाबियों के हाथ में है। कौन से पंजाबी? जो मुस्लिम पंजाबी, जी। जो पंजाब प्रांत के लोग हैं, सारा कंट्रोल उनके हाथ में है, बाकी सब बेचारे शासित हैं। पाकिस्तान का जो भारत से 47 में पहुंचे पाकिस्तान को तो मुजाहिद कहते हैं, उनको तो दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं, उनको तो बराबर की इज्जत भी नहीं देते। इसी प्रकार ये अशराफ मुसलमान जो हैं बाकी सब मुसलमानों को दोयम दर्जे का मुसलमान मानते हैं, उनको पसमानदा मानते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो काम करते हैं। और ये शासन कर सकें इसलिए जो शासक वर्ग है, जो अशराफ वर्ग है, वो खुद के बच्चों को दीनी तालीम घर पे दिलवाता है। उनके घर पे उस्ताद आता है, वो स्कूल जाते हैं। जब स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तब इस्लामिक हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, जिससे कि वो उन लोगों पे शासन कर सके। तो उनमें आपको बैरिस्टर मिल जाएंगे, उनमें आपको डॉक्टर मिल जाएंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं तो डॉक्टर भी हूँ और हाफिज़ भी हूँ, तो ये अशराफ है, ये रेयर केसेस है। मैं उल्टा सवाल पूछता हूँ, मैंने तो 16-17 शहरों में जाके मदरसा वालों के साथ वर्कशॉप की है, बात की है, हज़ारों बच्चों से बात की है, हज़ारों परिवारों से, माँ बाप से बात की है। मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम अपने बच्चों को जिन मदरसों में पढ़ने के बाद जामियों में भेजोगे, भाई मदरसा तो है एलिमेंट्री एजुकेशन तक, उसके बाद जो है जामिया में जाना पड़ेगा बच्चे को हायर स्टडीज़ के लिए। मदरसा की तालीम का जो हाईएस्ट डिग्री मुफ्ती है। अब मुफ्ती जो है वो फतवा देने का इंटाइटल्ड होता है, मुफ्ती जो है वो सबसे बड़ा स्कॉलर कहलाता है, उसके लिए जामिया जाना पड़ेगा। तो जामिया के कितने प्रोफेसर पसमानदा हैं? तुम्हारे मदरसों के कितने जो कंट्रोलर्स हैं, जो मदरसे के सदर हैं, वो पसमानदा है? ये सारा तंत्र ही अशराफों का है। पसमानदाओं से तो तुमको जकात के नाम पर उनका खून चूस के खुद का घर भरना है बस। भाई ये पसमानदा गरीब मुसलमान को जाकर ये बताते हैं कि ज़कात यहाँ मत दे, यहाँ दे, तेरे घर के पड़ोस में कोई बेवा उसको मत दे, तो जो मदरसे में देना है वहाँ दे। तो ये एक पूरा का पूरा पैसे का खेल है, हज़ारों करोड़ की फंडिंग है, और कुल मिलाकर के गरीब मुसलमानों को दबाए रखने के लिए मदरसा एजुकेशन सिस्टम भारत में काम कर रहा है। जी, तो क्या इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कोई रिफॉर्म ला सकते हैं? सरकार कुछ कोशिश कर रही है ताकि जो गरीब मुसलमान है वो उसका दिमाग सही जगह चले, जो अपने दिमाग में वो एक ख्याली पुलाव में बैठा हुआ है कि हूरें मिलेंगी, जन्नत नसीब होगी, ये इस टाइप की जो चीज़ें सोच रहा है आज के ज़माने में, तो उसके लिए कुछ हो सकता है? सरकार कर रही है? देखिए, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हुए? मौलाना आज़ाद। जी। अब मौलाना हैं और फिर शिक्षा मंत्री हैं। मैं किसी भी जन्नत नशीं आदमी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता कभी, लेकिन देश के साथ जो पाप किया है वो बताना पड़ेगा। मौलाना आज़ाद ने एक मदरसे में खड़े होकर मुसलमानों से कहा, कब? देश की आज़ादी की ठीक बात, संविधान लागू होने की ठीक बात, जब बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश भर में ये बोल रहे थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है और दलितों के बच्चों को शेरनी का दूध पीना पड़ेगा, तब जाके वो दहाड़ पाएंगे। उस समय मौलाना आज़ाद क्या कर रहे थे? मुसलमानों के बच्चों से जाकर के बोल रहे थे, उस समय 24 यूनिवर्सिटीज़ थी देश में, कि यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो मदरसे की पढ़ाई ज़रूरी है, तुम्हें तैयार अकीरत के लिए होना है। ये देश का पहला शिक्षा मंत्री जाके बोला, शिक्षा मंत्री ने ये बात कही, ये रिकॉर्ड पे है, ये रिकॉर्ड पे है। और आपने पूछा सरकार क्या कर रही है, तो सरकार ने पहले जो भूल की है सरकार अब उनको सुधार रही है। मौलाना आज़ाद अकेले शिक्षा मंत्री नहीं थे मुसलमानों के, मुसलमानों के बीच में से 4 शिक्षा मंत्री हुए भारत में। शुरुआत के 20 साल जितने शिक्षा मंत्री हुए सब मुस्लिम थे, उनमें से एक शिक्षा मंत्री तो ऐसे थे जो जज रहे। अच्छा। उसके बाद भी मुसलमानों को मदरसे से निकाल के स्कूल भेजने का काम सॉरी टू से किसी ने नहीं किया। जब मैंने राष्ट्रीय बाल आयोग में रहते हुए सरकार से जाके ये कहा कि भाई हम मदरसे में रहने वाले बच्चों की, मदरसा एजुकेशन सिस्टम की
जांच पड़ताल करना चाहते हैं, बच्चों के अधिकारों की क्या स्थिति है इस पर काम करना चाहते हैं। सरकार ने हमको हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दिया। हमने बोला मदरसे के बच्चों से बात करना चाहते हैं तो वर्कशॉप करनी पड़ेगी। वर्कशॉप करेंगे तो कहीं हॉल बुक करेंगे, उसमें पैसा लगेगा, लोग आएंगे, खाने पीने का खर्च होगा, खाना तो खिलाएंगे, उनके आने जाने के लिए टिकट देना पड़ेगा। सरकार ने हमको पैसे दिए। इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार ने मुझे 4 साल तक पैसे दिए बिना रिपोर्ट रिसीव किए। 5वें साल मैंने रिपोर्ट दी उनको। हर साल प्रोजेक्ट एक्सटेंड किया। 5 साल तक सरकार ने पेशेंस के साथ 2016 से लेकर 2021 तक, ये मजाक नहीं है, बिल्कुल बहुत पेशेंस के साथ हमको मदरसों में जाने दिया, बच्चों से बात करने दी। और जो बच्चों की वॉइसेस थी ना, वो हमने पहली रिपोर्ट दी सरकार को, फिर हमने दूसरी रिपोर्ट दी 2024 में, 2021 में पहली रिपोर्ट दी, 2024 में दूसरी रिपोर्ट दी। अब मदरसा वाल हमने कहा कि मदरसा बोर्ड बंद कर दीजिए, हमने कहा कि मदरसों को सरकारी फंडिंग बंद कर दीजिए, हमने कहा कि मदरसे के बच्चों को स्कूल लाने दीजिए। तो हमने कैसे कह दिया? सरकार की मिली फंडिंग से तो हमने रिपोर्ट्स बनाई थी, हमारा काम हमने किया। अब इन रिपोर्ट्स के आधार पर पॉलिसी मेकिंग होती है। बीच में ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब पॉडकास्ट तो खुलासों के लिए होते। 16 अक्टूबर को मेरा उस कमीशन में जिसने ये रिपोर्ट बनाई थी वहां से कार्यकाल पूरा हुआ। उसके ठीक 8 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर की सुनवाई हुई। अगर वो 8 दिन मुझे मिल गए होते, या वो 8 दिन और पिटीशन पहले से चल रही थी, अगर ये 8 दिन पहले सुनवाई हो गई होती तो बात कुछ और होती, पर वो 8 दिन बाद हुई। लेकिन उसके बाद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश का जो मदरसा बोर्ड का एक्ट है उसको बदलो और राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग बनाओ। तो वो उत्तर प्रदेश सरकार को बनाना है। हम ये चाहते थे कि कोर्ट बताए कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार उनके जीवन का अधिकार है, और ये संविधान का अनुच्छेद 21 का देता है। और बड़ी सिंपल सी बात है, एकदम सामान्य बुद्धि की बात है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो 6 से 14 साल के बच्चे के लिए, वो आर्टिकल 21A है, वो जीवन का अधिकार है। संविधान बनाने वालों ने इसको शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के साथ क्यों रखा? सोचिए जरा। इसको तो आर्टिकल 15 के साथ भी रख सकते थे, इसको तो उधर आर्टिकल 24, 25 कहीं भी डाल सकते थे ना। पर सबसे महत्वपूर्ण अधिकार अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो जीवन जीने का अधिकार है। और जीवन जीने के अधिकार की जब व्याख्या की है तो ये कहा गया है कि वो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। शिक्षित हुए बिना गरिमापूर्ण जीवन की संकल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए 6 से 14 साल के बच्चे को 4 घंटे स्कूल जाना ही होगा, ये भारत का संविधान कहता है। ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई चलेगी। और मुझे उम्मीद है कि देश के गरीब मुसलमानों के बच्चों के हक की लड़ाई हम एक दिन जीतेंगे। बहुत बढ़िया सर। सर इसके साथ मैं अभी दलितों के ऊपर बात करूंगी। आपने उनके लिए भी काफ़ी काम किया है, जो कन्वर्जन के रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें आपको क्या क्या केसेस देखने को मिले? देखिए, अभी मैं बिहार में एक बस्ती में था, दुसाध एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसी एससी कम्युनिटी है जो रिजर्वेशन के फ़ायदे मिलने के बावजूद अभी तक डिप्राइव्ड है। रिजर्वेशन दे देना संविधान में और वो फ़ायदे पहुंचाना उन तक और उनको बताना, इनमें भी एक बड़ा चैलेंज अभी हमारे सामने है। वहाँ एक चर्च बनना शुरू हुआ, लोगों को कन्वर्ट करना शुरू किया। छोटी सी बस्ती थी, एक 300-400 लोगों की बस्ती थी। एक 65 साल के आदमी ने खड़े होकर कहा कि भाई, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 341 में, 342 में जो आरक्षण का अधिकार दिया है, उस आरक्षण के अधिकार के संबंध में 1950 की 11 अगस्त को एक ऑर्डर भी दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस आदेश में कहा है, कितनी गहरी बात है, 11 अगस्त 1950 के बाबा साहब अम्बेडकर के आदेश में ये कहा गया कि
कोई दलित, हिंदू, सिख या बौद्ध छोड़ करके किसी और धर्म को अपनाता है तो उसके आरक्षण का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है। तो 65 वर्षीय वृद्ध आदमी ने बोला कि भाई मेरे बच्चों के आरक्षण का अधिकार खत्म हो जाएगा तो ये बड़े अभिजात कुलीन वर्ग की आंख में आंख डाल के मुकाबला कैसे कर पाएंगे, बिल्कुल। तुम इनको कन्वर्ट मत करो। तो उनके साथ मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, फिर मैं वहां गया और उनको संविधान रक्षक सम्मान देके आया। वाह। संविधान की रक्षा हाथ में लाल किताब रख के घूमने से नहीं है। जी। संविधान की रक्षा के लिए आपको हर उस आदमी के साथ खड़ा होना पड़ेगा जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है। हर उस आदमी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा जो अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। हर एक उस आदमी को ताकत देनी पड़ेगी जिसको अपनी संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई के लिए मदद की जरूरत है, तब संविधान की रक्षा होगी। बिल्कुल। तो सर ये मिशनरीज के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा जिस तरह से वो कन्वर्ट किए जा रहे हैं? देखिए, भारत का संविधान, भारत के कानून जबरिया, लालच में, लोभ में किए गए धर्मांतरण को प्रतिबंधित करते हैं, विरोध करते हैं, उनको निषेध करते हैं और जहाँ से हमको शिकायत मिलती है हम वहाँ उस पर कार्रवाई करते हैं। पर सर जिस तरह से पंजाब सरकार बजिंदर सिंह को प्रोटेक्शन दे रही थी, स्टेट प्रोटेक्शन दे रही थी, तो उसके बावजूद उसे कभी भी सेंटर की तरफ से बोला नहीं गया, सरकार कोर्ट में नहीं बोला गया। हमने बोला गया था। हमने बोला है। तो क्या हुआ? मैंने ना केवल बाल आयोग में रहते हुए, अच्छा। बल्कि मानवाधिकार आयोग में भी रहते हुए कभी ऐसे किसी पापी को नहीं छोड़ा जो लड़कियों का रेप करता है। एक धर्म गुरु होने की आड़ में, एक रिलीजियस प्रॉफिट होने की आड़ में रेप कर रहे। भाई जीसस किन के लिए सूली पे चढ़े थे? उन लोगों के लिए जिनका हक मारा जा रहा था, उन लोगों के लिए जिनका शोषण हो रहा था। और जीसस के नाम पे तुम शोषण कर रहे हो? ये तो भारत जैसे सेकुलर देश में हम नहीं होने देंगे। ऐसा हर आदमी जेल के भीतर होगा। जिसकी शिकायत मिलती है हम कार्रवाई करते हैं। सर उनके ऊपर तो कार्रवाई रेप के केस में हुई थी, बट जिस तरह से वो धर्मांतरण कर रहे थे और खुद के नाम से भी उन्होंने सिंह नहीं हटाया कभी भी। अगर वो कन्वर्ट हो गए थे तो उनके नाम से सिंह क्यों नहीं हटाया? इसमें दो पहलू जी। मैं पंजाब को लेकर के दोनों पहलू आज आपसे डिस्कस करूंगा। एक बात ऐसी है जिस पर खुल के चर्चा नहीं हुई, पर वो चर्चा होना बेहद जरूरी है जी। और दूसरी बात ऐसी है जिस पे काम नहीं हुआ, वो काम होना बेहद जरूरी है। जब गुरु नानक देव जी ने संगत शुरू की, सबसे पहला काम उन्होंने क्या दिया बताइए? क्या था? लंगर। जी। सिक्खी की पहचान पूरी दुनिया में लंगरों से। बिल्कुल। भूखे को रोटी खिलाना, भूखे को इज्जत के साथ रोटी खिलाना। जी। लंगर गुरुद्वारे के भीतर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि खाना बना के बांट आओ जाके। गुरुद्वारे के भीतर लंगर कराना, लंगर करने जो आदमी बैठा है उसके जूते भी बाहर साफ करवाना, लंगर करने जो आदमी बैठा है उसकी थाली वो धोएगा जो समाज में कुलीन माना गया, जिसके पास पैसा था, जिसकी जाति ऊंची थी। ये गुरु नानक देव जी ने गैर बराबरी को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा संदेश दिया। बिल्कुल। जो समाज में ऊंचे स्थान पे है वो थाली, झूठी थाली धो रहा है उस आदमी की जो लंगर में है, समाज में नीचे स्थान पे है। उसने लंगर में भोजन खाया, उसने थाली धो दी। गैर बराबरी को खत्म करने के लिए इससे बड़ा कौन सा मूवमेंट होगा? बिल्कुल। लेकिन और फिर सबसे बड़ी बात, उन्होंने, आपने लंगर खाया कभी? हाँ बिल्कुल। लंगर में रोटी बनती है, चावल होता है, दाल होती है, पूरी मालपुआ नहीं होता। मैंने जितने लंगर खाए उसमें मैंने रोटी खाई। अब आप सोचोगे मैं कहाँ किचन की बात लेके यहाँ बैठ गया। लेकिन भारत में जातिगत भेदभाव, खासतौर पे अस्पृश्यता और छुआछूत में
कच्चे और पक्के खाने का एक बड़ा भेद है। कच्चा खाना वो खाना होता है जो पानी से बनता है, पक्का खाना वो खाना होता है जो तल के बनाया जाता है, तेल या घी में बनाया जाता है। जातिगत विभेद की स्थिति में पक्का खाना खिलाया जाता है, जातिगत एकरूपता की स्थिति में कच्चा खाना सर्व किया जाता है। हमारे यहाँ, मैं तो मृत्यु भोज की परंपरा का सख्त विरोधी हूं, लेकिन दो तरह के मृत्यु भोज होते हैं ना, एक कच्चा एक पक्का। बाहर के लोग आके पक्के में खाएंगे, घर घर के लोग कच्चे में खाएंगे। तो हमारे गुरुओं ने जो परंपरा शुरू की वो कच्चे ही खाने की शुरू की कि सब एक ही घर के लोग हैं, सब एक ही पिता की संतान है। उस परंपरा पे चर्चा होनी बंद हो गई, हमने वो छोड़ दिया। वो जहां से गैर बराबरी खत्म होनी थी, उसका जो पिन पॉइंट था वो था कि सबको इज्जत दो, सबको बराबर मानो। इज्जत हमने नहीं दी, ये एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण, जहां ये गैर बराबरी आई वहां पे बाहरी फोर्सेस को जाने का रास्ता मिला। और सबसे बड़ा धर्मांतरण का कारण जो पंजाब में बना वो जादू टोना, देवीय शक्तियों का दिखावा करना। तो ये एक कानून है 50 के दशक का, रेमिडीज, इमोरल रेमिडीज एक्ट ऐसा कानून है, मेरे को एग्जैक्ट नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा अभी, लेकिन एक कानून है 1950 के दशक का, जिसके तहत इसमें कार्रवाई हम लोग करवाते हैं। ये कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं हुई। अब अंधश्रद्धा निर्मूलन समितियां बनी है, पंजाब में उनको लकवा मार जाता है। तो ये जो एनजीओस का तंत्र है, या समाज क्या मान लेता है कि भाई अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो है वो हिंदू बाबा के यहाँ जाके तो काम करेगी, लेकिन अगर बजिंदर सिंह वही काम कर रहा है तो चुप रहेगी। और समाज क्या मान लेता है कि ये जादू टोने का जो प्रचार कर रहे हैं, ये रोकना अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम है, हमारा काम नहीं। समाज को जागरूक होना पड़ेगा और जाके बोलना पड़ेगा, ये जादू टोना करके लोगों को बरगलाना बंद करो। जब समाज के लोग खड़े होकर ये बोलना शुरू कर देंगे उस दिन ये रुक जाएगा। लेकिन समाज को उतना जागरूक होना पड़ेगा, ना केवल खुद के लिए बल्कि अपने भाई बहनों के लिए। वो जागरण की ज़रूरत है। जी। और सर, एक मैं सवाल पूछूंगी, ग्रूमिंग गैंग्स को लेकर भारत के बाहर भी इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, और हमारे देश में ज़्यादातर लव जिहाद का एंगल बोला जाता है, LJ भी बोला जाता है इसे। तो जिसमें ऐसा, क्योंकि व्यूअर्स के लिए मैं बताऊंगी, तो जिसमें ऐसा होता है कि वनरेबल लड़कियों को, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी वनरेबल होती हैं, उनको इस तरह से बरगलाया जाता है एक समुदाय के लड़कों के द्वारा या आदमियों के द्वारा, जिसकी वजह से वो एक ट्रैप में फंस जाती हैं, नशे के ट्रैप में या फिर कोई किसी और तरह के ट्रैप में। देखिए, मैंने जिन केसेस की इंक्वायरी की है, जिन केसेस को करीब से देखा, उसमें ये लड़कियां, धर्म की बात तो छोड़ दीजिए, मैंने जितने केसेस इंक्वायर किए उसमें से 90% लड़कियां हिंदू ही थी। कुछ एक सिख और क्रिश्चियन होंगी तो होंगी, लेकिन 99% लड़कियां हिंदू ही थी जिनको धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। एक वनरेबिलिटी जो देखी गई बहुत कॉमन, या तो लड़कियां परिवार से दूर थी, लड़कियों के परिवार में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं था, माता पिता झगड़ालू या एब्यूजिव थे, लड़कियों के परिवार में लड़कियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, अफेक्शन की कमी थी, लड़कियों के परिवार में या तो माता पिता थे नहीं, या कई सारे केसेस में मां नहीं थी। जो हार्मोनल चेंजेस की आयु है, उस आयु में यदि बच्चों की माँ, बहन, देखिए इसमें जेंडर बायस्ड होने की बात नहीं है, जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें लड़कियां माँ के ज़्यादा करीब हैं। वो नहीं है, वैसी स्थिति नहीं है, तो पिता को भूमिका निश्चित रूप से निभानी चाहिए, लेकिन दोस्त बन के। अगर परिवार लड़कियों से बात नहीं करेंगे तो ये गैंग्स नहीं रुकने वाली। प्रिवेंशन का केवल एक तरीका है, वो मैंने आपको बता दिया, बाकी सब क्यूरेटिव है।
जहाँ ये इस तरीके की ग्रूमिंग की हरकत करेंगे, धर्मांतरण की कोशिश करेंगे, वीडियो बनाएंगे, ड्रग्स देंगे, एब्यूज़ करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, वहाँ पे कानून अपना काम करेगा। हम लोग कर रहे हैं, पर हम कितना करेंगे? बिल्कुल। कोई भी सरकार परिवार के भीतर घुस के निगरानी नहीं कर सकती। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आपके सभी दर्शकों से मेरा एक निवेदन है कि अपने बच्चों के दोस्त बन के उनसे बात करिए। जो सबसे खतरनाक मॉडस ऑपरेंडाई इस समय चल रहा है, एक रैगिंग, दूसरा सोशल मीडिया, ये सबसे डेंजरस है। और इन सभी मॉडस ऑपरेंडाई में एक चीज़ जो कॉमन थी वो ये कि जहाँ भी संगठित रूप से ये क्राइम हो रहे थे, वहाँ एक ना एक महिला उसमें शामिल थी, जो एक्चुअली ग्रूम करने का काम महिला करती है। जैसे कि एक महाराष्ट्र का मामला है। महाराष्ट्र के मामले में उस लड़की की माँ नहीं थी, एक ट्यूशन टीचर उसको फ्री ट्यूशन पढ़ाती थी, और फ्री ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते उसकी गली में उसको जाना होता था। गली के बाहर शौहदे थे जो उसको छेड़छाड़ करते थे। उनमें से एक लड़के से टीचर ने उसकी मुलाकात भी करवाई थी कि हमारा रिश्तेदार है। लड़की ने टीचर से शिकायत की कि ये लड़के हमको बाहर छेड़ते हैं। 15 साल की बच्ची है, जिसकी माँ नहीं है, वो घर पे किसी को बता नहीं सकती, अपनी टीचर को माँ मान के बता रही है। और सोचिए, टीचर उससे ये कह रही है कि ये 4-5 लड़के हैं, एक से दोस्ती कर लो तो बाकी तुम्हें छेड़ना बंद कर देंगे। ये नीचता की पराकाष्ठा है। जब उस लड़की को उस लड़के ने रेप करने की कोशिश की, तभी सारा मामला खुल के आया, और तब 4-5 और विक्टिम सामने आई। भोपाल का जो रिसेंट मामला है, सेम। भोपाल के मामले के बारे में आप थोड़ा बताइए। लड़कियों को रैगिंग के नाम पे पहले ड्रग्स थी, ड्रग पैडलर्स का नेटवर्क इन्वॉल्व हो गया, उनको ड्रग्स का आदी बनाया गया, फिर उनको रेप किया गया, वीडियो बनाए गए, और वीडियो बना करके पोर्नोग्राफिक कंटेंट पब्लिक करने की धमकी दे करके, ब्लैकमेल करके मल्टीपल टाइम्स रेप किए गए। अजमेर केस जैसा। एग्जैक्ट अजमेर, ये भी एक और अजमेर हो गया। अभी ब्यावर जो अजमेर से लगा हुआ है, वहां भी सेम केस हुआ। मैं इंक्वायरी करके आया उसकी, और उसमें भी यही कारण था। बच्ची से मेरी बात हुई, मैंने उसको बोला, बेटा जब तुमको ये 2 किलोमीटर का स्कूल से घर का एरिया है, लड़के रोज चेस कर रहे हैं उनको, मैंने उससे पूछा, बेटा तुमने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? 16 साल की लड़की मुझसे बोली कि मैं किसको बताती सर जाके, मेरी कोई सुनने वाला नहीं घर में, पता नहीं, माँ के साथ रहती है, मामा क्या रहती है, पारिवारिक माहौल ऐसे नहीं है कि हम अपनी बेटियों पर भरोसा करें। उसने बोला मुझसे कि मैं अगर बता देती तो घर वाले शादी करा देते। घर वाले शोषण करें या बाहर वाले शोषण करें, तो आपको ग्रूमिंग से अगर बच्चियों को बचाना है तो एक सकारात्मक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना ही पड़ेगा। ये डंडे से नहीं होगा। डंडा उन पर जो अपराधी, पर अपनी बेटियों से प्रेम से बात करके उनका विश्वास अर्जित कर दिए। माँ बाप ने बेटियों का विश्वास खो दिया है, माँ बाप फेल हो रहे हैं इस मामले में। मैं थोड़ा सा सख्त बोलता हूँ, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है बोलना। मैंने किसी स्कूल में जाकर के, पेरेंट टीचर मीटिंग थी, माँ बाप थे, बच्चे थे, सब थे। बच्चों से पूछा सोशल मीडिया पे कौन कौन है, किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने उनके प्रिंसिपल से कहा आप बाहर चले जाइए, दोबारा वही क्वेश्चन पूछा, 50% लड़कियों ने हाथ उठा दिए। उनके माँ बाप से पूछा, 90% पेरेंट्स ने हाथ उठाया। मैंने उनसे पूछा कि आपस में आप लोग कौन एक दूसरे के दोस्त थे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, 20% लोगों ने हाथ उठाया। हम साइलोज में, माँ बाप ये नहीं चाह रहे कि बच्चे वो देख पाए कि वो सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं। अगर माँ बाप छिपना चाहेंगे तो बच्चे तो सवा शेर बनेंगे। दोस्ती करिए, विश्वास जगाइए, परिवारों को बचाइए। अगर परिवार नहीं बचेंगे, लड़कियां नहीं बचेंगी, वैल्यूज़ को नहीं बचाएंगे, तो ये ग्रूमिंग तो एक मॉडस ऑपरेंडाई है, ऐसी 50 चीज़ें हैं कि ख़त्म हो जाएगी। जी, बचाना ज़रूरी है। जी।
सर एक और बात है, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में सऊदी वगैरह की जैसे बात कर लें, तो वहाँ पर कोई भी अगर दोषी पाया जाता है तो उसको पब्लिक एग्जीक्यूशन होता है, लोगों को दिखाया जाता है कि अगर आप दोष करोगे तो आपके साथ ये होगा। तो वैसा ही इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ पर जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो बाहर से फंडेड हैं, वो सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि इसको तो फांसी की सज़ा भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, फांसी देना और सार्वजनिक फांसी देना, इसमें अंतर है। जी बिल्कुल। मैं बार बार कहता हूं, इंडिया इज ए जस्ट सोसाइटी बाय इथोस, बाय नेचर, बाय कल्चर एंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। भारत न्याय प्रिय देश है, भारत कानून मानने वालों का देश है, भारत कानून पे चलने वालों का देश है। ये बात सच है, ये एकदम सच बात है कि भारत में बहुतायत लोग कानून पे चलना पसंद करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल का पार्ट है। इसलिए जो भारत की विधि व्यवस्था है, जैसा समाज होगा वैसे कानून होंगे। रेपिस्ट को फांसी देना, अगर हम रिसेंट इतिहास की बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किया। कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करके। रैंडम फांसी नहीं देंगे, बकायदा उसके ऊपर अभियोग चले, सिद्ध होगा तो फांसी देंगे, झूठा नहीं। तो अभियोग चला के फांसी देने की उस परंपरा को पुनर्जीवित किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पॉक्सो, जो बच्चों को रेप से बचाने का कानून है, उसमें फांसी देने का प्रावधान मोदी जी ने किया। और वो कानून की व्यवस्था ऐसी है कि ट्रायल होगा, मुजरिम को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, अगर वो दोषी सिद्ध होगा तो फांसी होगी। इसमें जो गैप आ रहा है, पॉक्सो केसेस की पेंडेंसी का गैप आ रहा है, समय पर ट्रायल पूरे नहीं हो रहे, ये गैप आ रहा है, विक्टिम का रिहेबिलिटेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, ये गैप आ रहा है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि एक लड़की का केस था, वो भी अलग अलग धर्मों का मामला था। लड़का जो एक्यूज था मुस्लिम था, लड़की हिंदू थी, हिंदू दलित थी, और पिता ने माँ को अबंडन कर दिया था। माँ मामा के यहाँ रहने आ गई, मामा शराबी था, नानी बच्चों को पाल रही थी, माँ की डेथ हो गई थी, 3 बच्चे ऑर्फन। सबसे बड़ा लड़का था 19 साल का, ये लड़की बीच वाली थी जिसका रेप हुआ 17 साल की, इससे छोटी लड़की थी 16 साल की। जिसने रेप किया वो गांव का पैसे वाला दबंग जमींदार था। जब लड़की का रेप हो रहा था तो उस लड़के के घर की एक औरत ने बाहर की दरवाजे की कुंडी लगा के प्रोटेक्शन दिया था। जिस लड़की का रेप हुआ वो गूंगी थी, बोल सुन नहीं सकती थी। अब सामने वाला दबंग है, ये बोल सुन नहीं सकती, इसका मामा शराबी है, इससे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी क्या हो? जो 19 साल का भाई है वो वेटर की नौकरी करता था, शादियों में जिस दिन काम मिल गया उस दिन मिल गया। आप उम्मीद करेंगे कि ये परिवार उस अपराधी के विरुद्ध खड़ा होकर बयान देगा? कैसे देगा? तो इसके रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा चाहिए, उस पैसे के लिए कोर्ट का समय पर ऑर्डर चाहिए। कन्विक्शन के बाद पैसा देंगे, कन्विक्शन नहीं होगा बॉस। आज 5 लाख रुपए दीजिए, ये छोटी बहन के साथ ही बाहर जा पाएगी, बड़े भाई को छोड़ के कैसे जाएगी? ये उस गांव में रहेगी तो कन्विक्शन नहीं हो पाएगा। इतनी सुनने और समझने वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा है न्यायालयों में, मैकेनाइज्ड काम हो रहा है न्यायालय में। जो एप्लीकेशन आ गई उस पर फैसला हो गया। थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन टच चाहिए,
फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया। ऐसे कई सारे केसेस हमने सुप्रीम कोर्ट में साइट किए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हर एक पीड़ित को एक सपोर्ट पर्सन दिया जाए। वो सपोर्ट पर्सन ये सारी बातें कोर्ट को बताए, समय पे बताए। मैं बाल आयोग में था तब मैंने तय किया कि इसके लिए एक पोर्टल बने, उस पोर्टल पे सारी रिपोर्ट्स आएँ और वो रिपोर्ट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ शेयर हो। लीगल सर्विस अथॉरिटी उस रिपोर्ट को जज साहब के सामने रखे। सिस्टम अभी बनाया है 6 महीने पहले, इसको काम करने में वक्त लगेगा, लेकिन हमको ज़्यादा संवेदनशील व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, सामाजिक, न्यायिक और जो दंड प्रणाली की व्यवस्था है वो भी, जिससे कि हम विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट कर पाएं। अगर विक्टिम्स का रिहेबिलिटेशन नहीं होगा तो कन्विक्शन नहीं होगा, ये थंब रूल है। हमारी व्यवस्था में हम 5 साल की 6 साल की लड़की से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अटेम्प्ट टू रेप और रेप के बीच का अंतर डिफाइन करे कोर्ट में खड़े होके। ऐसे न्याय नहीं होगा। हमको ज्यादा संवेदनशीलता की जरूरत है। सर, आखिर में मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना पसंद करूंगी कि और व्यूअर्स के लिए भी, जो लोग आपकी तरह आप ही के रास्ते में चलना चाहते हैं, आप ही के जैसे बनना चाहते हैं, आपने किस तरह से अपनी जर्नी शुरू करी थी और आज आप जिस मुकाम पर हैं, आपको प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने खुद अपॉइंट किया था मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए, तो उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपने क्या क्या किया? मेरे संगठन ने मुझे जो जो बताया मैंने वो किया। देखिए, मैं संगठन की व्यवस्था से आया एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। हाँ, मैं सोशल एक्टिविज्म मेरे इंटरेस्ट का विषय था, जिसको मेरे संगठन ने समझा। इस संगठन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। आप में से क्या बेस्ट लिया जा सकता है देश के लिए, ये सोचने वाला अगर संगठन आपके पीछे काम कर रहा है तो आपका समुचित उपयोग करेगा। केवल ये विश्वास रखना और अपने आदर्श के प्रतिमान को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं मोदी जी को अपना आइडियल मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ, तो मैंने तो अपना प्रतिमान बहुत ऊंचा बना लिया है। मोदी जी का जैसे जीवन के आदर्श हैं, अगर हम अपने जीवन में, मैं कोशिश करता हूं कि उसका 5-10% भी अगर अचीव कर लूं। हम पॉलिटिकली क्या करेंगे, सोशली क्या करेंगे, एकेडमिकली क्या करेंगे, सब बातें अलग हैं। कि जीवन का नष्ट होना तय है, जीवन तो नश्वर है। हम उन्हें किन उद्देश्यों के लिए नष्ट कर रहे हैं, हमने अपने समय को किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाया, ये महत्वपूर्ण है। आप कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। संगठन आपको जो काम के लिए तय कर दे उसको पूरी निष्ठा से करके उस ऊंचाई पे, उस मुकाम पे ले जाइए जिसमें ये दिखे कि आपने अपने जीवन का बेस्ट इसमें लगाया है। यही मोदी जी से सबको सीखना चाहिए। देश तो 2014 के पहले भी था, सरकार भी होती थी, पीएम भी होती थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि पीएम के पद की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में एक अलग ऊंचाई पे पहुंच गई, क्योंकि मोदी जी ने अपने जीवन का जो तपस्या है, जो तप है, वो अपने दायित्व निर्वहन में लगा दिया। यही आदर्श है जो हर कार्यकर्ता को रखना चाहिए। सफलता तो व्यक्तिगत नहीं होती, सफलता तो ये होती है कि आपको जिस काम में लगाया उससे किसी के जीवन को आप परिवर्तित कर पाएंगे। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आपका जीवन दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से संगठन ने इस काम में लगाया है, उस दिन आपको आत्मसंतुष्टि होगी। और जाहिर है, जब आप आत्मसंतुष्टि के साथ काम करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो इंसाइट्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।